आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं मनी मंत्रा, जहां पर 2022 का ये जो साल है हम आपके लिए मुनाफेदार बनाने जा रहे हैं। हम आपको बताने वाले हैं आपके लिए सबसे सही और सटीक रणनीति। तो चलिए शो की शुरुआत करेंगे और बताते हैं आपको क्या है आज ऑन द शो। आज मनी मंत्रा पर 10 का दम, वो 10 फंड जो बनाएंगे 2022 में आपके लिए दमदार मुनाफे वाला पोर्टफोलियो। साथ ही 2022 में ज्यादा निवेश पैसिव फंड में करें या एक्टिव फंड पर करें भरोसा। जानिए मनी मंत्रा से आज। मनी मंत्रा पर देश की बेटियों को कामयाब बनाने की मुहिम, मिलवाएंगे आपको आर्थिक आजादी की मिसाल बनी एक खास महिला से जो न सिर्फ खुद आगे बढ़ रही हैं बल्कि तमाम महिलाओं को अपने साथ लेकर आगे बढ़ा रही हैं। और आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप के साथ साथ आप चाहें तो अपना सवाल वीडियो के जरिए भी हमसे पूछ सकते हैं और वीडियो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए तो मनी मंत्रा में आज हम बेहद खास मुद्दा लेकर आए हैं और तमाम बारीकियों पर विस्तार से बात करने के लिए आनंद आशीर्वाद के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और आज की जो खास पेशकश है उसके लिए मैं काफी उत्साहित हूं, इसीलिए क्योंकि आज आप और मैं मिलके इस शो पर दर्शकों को 2022 में सबसे उम्दा परफॉर्मेंस देने वाली या परफॉर्म करने वाली संभावना जिन फंड्स में है उनको चुनकर लाए हैं। आपकी तरफ से दिए गए 10 फंड्स आज हम बताएंगे दर्शकों को बारीकी से कि अगर उसमें वो अभी तक निवेशित नहीं है तो निवेश करें और अगर निवेशित है तो टिके रहें। तो शुरुआत करूं मैं, उससे पहले जानना है मुझे कि जो 10 अनोखे नायाब फंड्स आप हमारे लिए ढूंढ के लाए हैं उसके पीछे रिसर्च वर्क के लिहाज से क्या क्या बातों को आपने ध्यान रखा है, कैसे आपने इन 10 फंड्स का सिलेक्शन किया, पैरामीटर्स क्या रहे? फिरोज। कविता जी, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे आपने कहा कि कई सारे ऑप्शंस हैं म्यूचुअल फंड्स में, एक्टिव मैनेज में, उसमें से आपको कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा 8-10 फंड चुनने होते हैं। सो हम रिसर्च को 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक होता है पास्ट, दूसरा होता है फ्यूचर। पास्ट में हम वो वेरिएबल्स को देखते हैं जो प्रेडिक्ट कर सकें फ्यूचर को। पास्ट का डेटा देख के जो फ्यूचर प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटी होती है उन वेरिएबल्स को लेते हैं। ऐसे 100 डिफरेंट नंबर्स हैं जो एक फंड के लिए मेजर हो सकते हैं। उसमें से 3 वेरिएबल्स हम यूज करते हैं और उस 3 वेरिएबल्स के आधार पे आधा वेटेज, 50% वेटेज इज टू द पास्ट एंड 3 वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, एक होता है डाउन कैप्चर रेशियो। डाउन कैप्चर रेशियो वो आंकड़ा है एक फंड का जो ये बताता है कि बुरे वक्त में ये फंड कैसा परफॉर्म करता है, इसीलिए इसका नाम डाउन कैप्चर है। जितना कम से कम नीचे की गिरावट को वो फंड कैप्चर कर पाए उतना ही बेहतरीन फंड होता है, फॉर एग्जांपल। दूसरा होता है एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो वो आंकड़ा है जो बोलता है रिटर्न तो ठीक है बट उस रिटर्न को जनरेट करने के लिए रिस्क कितनी ली गई थी फंड मैनेजर से, तो रिटर्न डिवाइडेड बाय रिस्क, उसको कहते हैं एफिशिएंसी रेशियो। तीसरा होता है रोलिंग रिटर्न ऑफ द पास्ट, जो हर निवेशक की एक्सपीरियंस को मेजर कर पाता है एक फंड के। तो ये हो गए 3 क्राइटेरिया फॉर 50% ऑफ द वेट ऑफ द रिसर्च। कविता जी, आई विल टेक अ पॉज हियर एंड देन स्पीक ऑफ द फ्यूचर पोर्टफोलियो। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर जरूरी है कि हम इन 10 का दम, जिनको मैं कह रही हूँ, ऐसे 10 फंड के नाम जो कि आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए, उनकी शुरुआत करते हैं फिरोज। और सबसे पहला फंड जो आपकी रिकमेंडेशन में है वो है कैनरा रेबेको का ब्लू चिप इक्विटी फंड। खासियत के लिहाज से मुझे बताएं कि इसका पोर्टफोलियो कैसा है और क्यों 2022 में इसमें निवेश करना चाहिए। कविता जी, ये एक लार्ज कैप फंड है, एज द नेम सजेस्ट, ब्लू चिप। कैनरा रेबेको के जो फंड मैनेजर हैं श्री दत्ता, ये बहुत बारीकी से ये फंड को मैनेज करते हैं। बड़ा फंड नहीं है, 2000-2500 करोड़ का फंड है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इनके जो हेवी वेट्स हैं, इंडस्ट्रियल, सिक्लिकल्स,
इस पे हम भी एज एन एडवाइजर बुलिश हैं, और इकोनॉमिक रिकवरी को जो ये बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले करने की संभावना रखते हैं। दैट्स व्हाई दिस स्कीम हैज बीन चोजन। अब हम जैसे कोविड के नए वेरिएंट्स के साथ जीना सीख रहे हैं, और जो सप्लाई के डिसरप्शंस होते हैं कोविड की जो लॉकडाउन होती है उसकी वजह से, बट जब हम इकोनॉमिक रिकवरी के रास्ते पे आ चुके हैं ऑलरेडी, सो इट बाइज स्टॉक्स व्हिच आर poised to take benefit of that। इसीलिए ये लार्ज कैप स्कीम हमारे को अच्छी लगती है फ्रॉम अ 2022 perspective। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस तरह के फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए आपका पोर्टफोलियो मिक्स ऑलरेडी कैसा होना चाहिए? अगर कोई पहली बार इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहता है तो इस तरह के ब्लू चिप फंड पर तरजीह देनी चाहिए या इससे बेहतर भी फंड है? देखिए, बेहतर पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से तो बहुत सारे बेहतर होंगे। अगर आपको एक निर्णय ये लेना है कि आपको पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे ही खरीदना है या फ्यूचर पर्सपेक्टिव से खरीदना है, तो कैनरा ब्लू चिप विल डेफिनेटली फेयर ब्यूटिफुली वेल। पॉइंट वन। अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस 3 इयर्स 5 इयर्स की देखेंगे तो एक दो फंड इससे भी बेहतर निकलेंगे। कुल मिला के 13 से 14 फंड हैं लार्ज कैप कैटेगरी में जो 1000 करोड़ से ज्यादा मैनेज करते हैं। उसमें से हमने एक फंड चुना है फॉर दिस पोर्टफोलियो क्रिएशन। रहा सवाल क्या ये नए निवेशक के पोर्टफोलियो में शामिल हो सकता है एज अ फर्स्ट फंड? द आंसर इज अ बिग यस। ऑलराइट, चलिए अगला फंड इस कड़ी में है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। हर्ष उपाध्याय इसके फंड मैनेजर है। और किस तरह का पोर्टफोलियो मिक्स है, साथ ही इन्वेस्टमेंट स्टाइल यहाँ पर क्या है? बहुत एग्रेसिव है या ये बहुत कंजर्वेटिव है? इक्विटी अपॉर्चुनिटी वाले फंड को लेकर अमूमन रणनीति हमारे पोर्टफोलियो में कैसी होनी चाहिए? आई थिंक पहले तो एक स्टाइल होता है एक फंड मैनेजर का। जैसे आपने कहा फंड मैनेजर हर्ष उपाध्याय हैं, इनका जो स्टाइल है वो वही बिजनेसेस खरीदना चाहते हैं जहां पे ग्रोथ की हेडरूम हो और ग्रोथ की गुंजाइश हो, मार्केट शेयर के लीडर्स हो या ऑलमोस्ट लीडर्स हो, कैश फ्लो अच्छा हो। ये आधार पे वो स्टॉक्स या बिजनेसेस को पिक करते हैं। हर्ष उपाध्याय साहब कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड भी मैनेज करते हैं, बट वो बहुत बड़ा है। तो हर्ष उपाध्याय की बेस्ट बेनिफिट लेने के लिए, उनकी काबिलियत की ज्यादा क्षमता को पूरा करने के लिए और लेने के लिए कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज इज अ गुड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का एक स्कीम। अच्छा, लार्ज और मिड कैप कैटेगरी अगर हम देखें फिरोज, तो पिछले कुछ समय में काफी पसंदीदा भी की जा रही है, इसीलिए भी क्योंकि यहाँ पर एलोकेशन के लिहाज से आपको एक ही फंड में लार्ज और मिड कैप दोनों का एक्सपोजर मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर मेरे पास लार्ज और मिड कैप का कोई फंड हो तो क्या अलग से कोई मिड कैप या लार्ज कैप मुझे खरीदना चाहिए, या एलोकेशन के लिहाज से क्योंकि इस फंड में दोनों का एक्सपोजर आपको मिलता है तो इस तरह से आपका पोर्टफोलियो बैलेंस आउट हो जाएगा एक ही फंड के जरिए? अगर आपके पास सिर्फ एक फंड की एसआईपी करने के पैसे हो या एक मुश्त निवेश में, तो आप ऑफ कोर्स 3-4 स्कीम्स खरीद सकते हैं। अगर एसआईपी के 1000 रुपए हो तो आप डेफिनेटली एक लार्ज एंड मिड कैटेगरी का एक स्कीम खरीद सकते हैं। इसका ये डेटा का आंकड़ा ये निकल के आता है कि इस कैटेगरी में जो एक्स्ट्रा रिटर्न, जिसको हम अल्फा कहते हैं, जो इंडेक्स से ज्यादा कमाने की जो क्षमता है, इस कैटेगरी की लार्ज कैप से कई अधिक ज्यादा है। So if you have one scheme का पैसा, then definitely a large mid cap category would be very good। अगर आपके पास 2 स्कीम के पैसे हैं तो आप एक लार्ज और एक मिड सेपरेटली खरीद सकते हैं, और तीसरा हो तो आप लार्ज मिड खरीद सकते हैं, तीसरे स्कीम के भी पैसे हो आपके पास। सेबी के नियमों के अनुसार मुझे बताएं यहाँ पर फिरोज के लार्ज और मिड कैप फंड में लार्ज और मिड कैप का प्रपोर्शन कितना होगा? क्या फंड मैनेजर के पास ये आज़ादी है कि वो लार्ज और मिड कैप का एक्सपोजर या स्टॉक्स का चुनाव, जितने नंबर्स के स्टॉक्स आपको रखने हैं उसका चुनाव वो खुद कर सकते हैं, या इस पर भी कोई कैपिंग है? देखिए, इसमें कैटेगरी पूरी जो है आज की डेट में, पूरी कैटेगरी की एवरेज लार्ज कैप एक्सपोजर 48% है और इस स्कीम की 52% है। तो फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर पे निर्भर है, और ऐसा कोई रेगुलेटरी क्लैम्पडाउन नहीं है कि यही कैटेगरी में आपको इतना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही कैटेगरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को मिलती है। इसीलिए लार्ज कैप की प्रोपोर्शंस पूरी स्कीम्स जो इसमें है उसमें सिर्फ 48% का लार्ज कैप प्रोपोर्शन है।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज के बाद कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप फंड आपकी लिस्ट में है, जहां सभी लोग पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप पसंद कर रहे हैं और दूसरी एमसीज का फ्लेक्सी कैप पसंद कर रहे हैं। आपने कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप क्यों चुना है? फिरोज श्रीधर बनवालकर जो है इसके फंड मैनेजर हैं, क्या खास बात लगी आपको इनकी स्टॉक पिकिंग में, और कैसे जो इनकी स्टॉक पिकिंग है हमें कोरोना के इस तरह के माहौल में भी मुनाफा देने के काबिल है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। फंड मैनेजर ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो काफी अधिक यूज की है, दैट्स पॉइंट वन। तो फ्लेक्सी कैप में काफी बार फंड मैनेजर बहुत स्टैटिक हो जाते हैं एलोकेशंस को लेके, एक ही एलोकेशन मेंटेन करते हैं। सो ही इज बीन वेरी फ्लेक्सिबल एंड यूज्ड द वर्ड फ्लेक्सी कैप को यूज किया है इन्होंने, पॉइंट वन। पॉइंट टू, इनकी जो पीएसयू की करंट एक्सपोजर है उसकी वजह से जो पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन आती है वो काफी रीजनेबल लगती है। करंट स्थिति जो है 2022 की, 2021 जितना सिंपल नहीं होगा, जहां पे स्मॉल कैप्स इंडेक्स ने 60% की रिटर्न दे दी, निफ्टी ने 20-22% की रिटर्न दे दी। सो नेक्स्ट ईयर आपको वैल्यूएशन पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। इनका अधिक पीएससी एक्सपोजर स्टैंड्स आउट इन दिस कैटेगरी। और सबसे अच्छी बात है कि हमने देखा है कि कैनरा रोबेको के 2 स्कीम्स ऑलरेडी रेकमेंड कर चुका हूं आउट ऑफ द 3 यू स्टेटेड, क्योंकि कैनरा रोबेको एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऐसी है जिसने लास्ट 3-4 साल में काफी अपनी स्कीम्स में अल्फा जनरेट किया है, एंड इसीलिए हमारे 5 सालों से ये हमारी रिकमेंडेशन में है। अब हम इसको थोड़ा डिवर्सिफाई करके 2 कैनरा रोबेको की स्कीम में रिकमेंडेशन लाए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, लेकिन अगला जो आपने चुना है वो डीएसपी का फंड है और डीएसपी मिड कैप फंड है। ये भी एक फंड है जो कि इन्वेस्टर्स की लिस्ट में पहले पायदान पर पहुंच चुका है। मिड कैप फंड होने के नाते दूसरी एक खास बात है इसके फंड मैनेजर विनीत सामरे, जिनको अक्रॉस मार्केट कैप्स फंड संभालने का बहुत अच्छा अनुभव है। तो कहीं ना कहीं जब इतना अनुभवी फंड मैनेजर आपके पैसों को संभालता है तो निवेशकों में कॉन्फिडेंस, भरोसा अपने आप आ जाता है। लेकिन इसमें भी क्योंकि काफी मुश्किल दौर रहा है फिरोज, अगर हम देखें कोविड की शुरुआत हुई, बाजार में गिरावट हुई, फिर बाद में बाजार की रैली इतनी हुई है कि हमने इतिहास रचा। लेकिन अब एक बार फिर से क्योंकि एक थर्ड वेव का माहौल है, आगे किस तरह से चीजें न सिर्फ कोरोना के चलते आगे बढ़ेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे पिकअप होंगी, कंपनियों की बैलेंस शीट पर कितना असर होगा, ये तमाम सवाल हैं। और खासतौर से अगर आप किसी मिड कैप फंड को संभालते हैं, मिड कैप फंड को देखते हैं, तब ये स्क्रूटिनी आपको और भी कड़ाई से करनी होती है। विनीत सामरे की काबिलियत पे कोई शक नहीं है, लेकिन मिड कैप्स को लेकर आने वाला समय कैसा रहेगा, और वो समय को देखते हुए फिरोज इस फंड को आपने क्यों चुना? देखिए, मिड कैप एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मिड कैप जो पहले का जो कई सालों पहले, 2-3 सालों पहले, जब मिड कैप की कोई क्लियरली डिफाइंड डिस्क्रिप्शन नहीं थी, तो मिड कैप में फंड मैनेजर छोटे से छोटे स्टॉक भी खरीद सकते थे, बड़े से बड़े भी खरीद लेते थे। अब मिड कैप का एक क्लियर डेफिनेशन आया है, 100 to 250th स्टॉक, जो 150 शेयर हैं, 101 से लेके 250 की साइज के, वही मिड कैप के कहने के लायक हैं, या फिर उनका नाम मिड कैप रखा गया है। सो इट्स अ वेरी लिमिटेड मैंडेट, अनलाइक अ वेरी ओपन कैनवस इन द पास्ट, पॉइंट वन। पॉइंट टू, जैसे आपने कहा कि अगर एक फंड मैनेजर की क्षमता है और वो हर कैटेगरी का फंड संभालते हैं, तो उनका एक पूरा मार्केट में एक अंदाजा होता है, दैट रियली हेल्प्स मैनेजिंग अ मिड कैप फंड एज वेल। तीसरा, ऑफ कोर्स ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है उसका फियर है, और आगे भी बहुत सारे फियर्स आएंगे। बट मेरे हिसाब से मिड कैप कंपनीज जो इतनी छोटी भी नहीं है, उनको ये काफी बेनिफिट करेगा, क्योंकि बहुत छोटी कंपनियों में ये बड़ा प्रॉब्लम है कि कोविड की वजह से जो लॉजिस्टिकल नाइटमेयर आ रहा है, उनकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो मार्केट शेयर कंसोलिडेट होने की वजह से इन स्टॉक्स में उल्टा फायदा होता है for the kind of disruptions COVID can bring and kill competition, which is a smaller competition. बिल्कुल, विनीत सामरे की तरह एक और अनुभवी नाम पंकज टिब्रेवाल का, जिनका फंड आपने रेकमेंड भी किया है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी। इनकी खास बात यहाँ पर आपको क्या लगती है? हमेशा हमने देखा है कि ये बहुत ही भरोसेमंद कंपनियों में और बिजनेसेस में निवेश करते हैं। इनका जो सेक्टर का चुनाव होता है वो काफी ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। इस पर्टिकुलर फंड ने पिछले 5 सालों में किस तरह का प्रदर्शन दिखाया है, और आने वाले समय में भी क्या इतना कन्विक्शन है कि तमाम गतिरोध को देखते हुए ये आपको मुनाफा दिलाएगा?
देखिए, डेफिनेटली कन्विक्शन तो है। पंकज टिब्रीवाल जी बहुत अच्छे फंड मैनेजर हैं। वो जो अपना मॉडल फॉलो करते हैं, बीएमवी मॉडल जिसको कहते हैं, बिजनेसेस जिसमें ग्रोथ ज्यादा हो। एम स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट जो स्टेबल हो। वी स्टैंड्स फॉर वैल्यूएशन विच आर अट्रैक्टिव। तो ये जो बीएमवी मॉडल को अप्लाई करके जो अपने पोर्टफोलियो के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को चुनते हैं, वो इतने हाई कन्विक्शन होते हैं कि उदाहरण के तौर पर अगर आप 2021 का साल देखें तो इनके पूरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 स्टॉक में तब्दीली आई और उन्होंने 2 स्टॉक्स में सिर्फ चेंजेस किए हैं। दैट्स बिकॉज ही बाइज हाई कन्विक्शन विद अ वेरी स्ट्राइड एंड ट्रस्टेड मॉडल which has resulted in performance. दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप परफॉर्मेंस को देखते हैं फॉर स्कीम्स की, अगर साल दर साल अगर आप इवेलुएट कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न के आधार पे एक स्कीम को इवेलुएट करना पड़ेगा। ऑन दैट पैरामीटर आई एम रीजनेबली कॉन्फिडेंट दैट दिस फंड विल स्कोर। फिरोज, अगला फंड एसबीआई फोकस्ड इक्विटी है और इसको अक्सर हम शो पर भी रेकमेंड करते हैं, लेकिन आर श्रीनिवासन जो इस फंड को संभालते हैं काफी अनुभवी और बड़ा नाम है अगर हम एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करें, लेकिन इनकी जो स्टॉक पिकिंग है वो लगभग 15% की आरओई वाली कंपनियों का ही ये चुनाव करते हैं। इनका जो स्टॉक पिकिंग करने का अंदाज है, तरीका है, आप कैसे इसको समझते हैं? कितना अलग है, कितना हटके है ये बाकी तमाम फंड मैनेजर्स से? देखिए, आर श्रीनिवासन बहुत सरल फंड मैनेजर हैं और इनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत क्लियर हैं। ये एक बहुत करेजियस फंड मैनेजर हैं। काफी बार फंड मैनेजर की पे ये दबाव रहता है कि वो अपने बेंचमार्क को बीट करते जाएं और काफी बार ऐसे अच्छे स्टॉक्स को उनको छोड़ना पड़ता है जिसकी बेंचमार्क में एक्सपोजर नहीं होती। तो इन्होंने बहुत एब्सोल्यूट रिटर्न स्ट्रेटजी का प्रयोग इस फंड में जरूर किया है और ये वही बिजनेसेस चुनते हैं जिसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से अधिक हो। और तीसरी बात यह है कि फंड मैनेजर की जो मिड कैप एलोकेशन है वो 34% की है। तो एवरेज कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 16% मिड कैप में है, बट इसमें 34% है। लार्जर मिड कैप एलोकेशन विद अ स्ट्रॉन्ग फंड मैनेजर विद क्लियर फंडास इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। और लास्टली इसका फंड मैनेजर के जो परफॉर्मेंस अच्छी रही है और क्योंकि इनकी कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स हैं, इसमें 30, 40, 50 स्टॉक्स नहीं है, 23 से 24 से 25 बिजनेसेस को ही ये ओन करते हैं। तो अपनी उंगलियों पे इनके बिजनेसेस याद रहते हैं बिकॉज इट्स नॉट अ 60 स्टॉक फंड। चलिए, अगले दो फंड यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रू की तरफ से हैं जो फिरोज रेकमेंड कर रहे हैं, आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी और आईसीआईसीआई प्रू का मिड कैप। क्या वजह है इन दोनों के चुनाव के पीछे फिरोज? देखिए, इनके चुनाव के पीछे ज्यादातर ये वजह है कि हमारा जो दूसरा फ्यूचर पैरामीटर जो हम पूरी तरह से टच अपॉन नहीं कर पाए, फ्यूचर पैरामीटर उसको कहते हैं जिसपे हम हर स्टॉक्स को बारीकी से देख के उनकी टारगेट निकालते हैं एनालिस्ट से और उस फंड की टारगेट एनएवी निकालते हैं। तो इस दोनों स्कीम्स की इनफैक्ट टारगेट एनएवी काफी बेहतरीन आ रही है। 24-25% की टारगेट एनएवी आ रही है 2022 की। इन टर्न कैन हैव अ लार्ज पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिंग अल्फा। लेकिन अब मुझे बताएं कि एक है फोकस्ड फंड और एक है मिड कैप फंड। अब इस माहौल में हमने ऑलरेडी एक मिड कैप रेकमेंड किया हुआ है, दोनों में से किसी एक को अगर चुनना हो तो किसको चुने? डीएसपी मिड कैप या आईसीआईसीआई प्रू का मिड कैप? कविता जी, एक्चुअली आईसीआईसीआई मिड कैप को मिला के 3 मिड कैप फंड हो जाते हैं क्योंकि हमने 10 फंड का पोर्टफोलियो बनाया, डीएसपी, कोटक इमर्जिंग और आईसीआईसीआई। तो मेरे हिसाब से अगर आप फ्यूचर परफॉर्मेंस से देखना चाहें तो डीएसपी और आईसीआईसीआई विल बी योर फर्स्ट चॉइस, क्योंकि हमारे इस रिकमेंडेशन में 3 एएमसीज या 3 एएमसीज की 2 स्कीम्स हैं। तो आपको ये देखना है कि अगर आप पूरे 10 स्कीम नहीं खरीद रहे हैं तो स्कीम एसेट मैनेजमेंट कंपनी को रिपीट करना अवॉइड करना चाहिए आपको। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले फंड की ओर मैं आती हूँ। यहाँ पर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आपने रेकमेंड किया हुआ है। ये काफ़ी मंझा हुआ फंड है जो मेरे ख्याल से जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं या जो बहुत ही बेसिक लेवल पर इन्वेस्टमेंट्स को समझते हैं उन्हें कम से कम अपना पहला निवेश तो नहीं करना चाहिए। लेकिन एसबीआई कॉन्ट्रा फंड किन मायनों में आपके लिए मुनाफेदार रह सकता है? थोड़ा इस कैटेगरी को सबसे पहले आप समझाएं फंड की बारीकियों में जाने से पहले फिरोज। कॉन्ट्रा
फंड, कॉन्ट्रा का फुल फॉर्म है कॉन्ट्रेरियन। इसका मतलब जो भी भेड़ चाल जिसको कहते हैं उससे ऑपोजिट करने वाले को कॉन्ट्रेरियन कहते हैं। इंस्टेड ऑफ हर्ड मेंटालिटी ही डज समथिंग व्हिच द मार्केट डजंट प्रोबेबली लव टुडे। तो ये कॉन्ट्रा फंड मैनेजर की वजह से दिनेश जी जो हैं ये बहुत एक्टिवली मैनेज करते हैं। तो आज की जो मार्केट स्थिति है वापस 18,000 की, क्लोज टू 18,000 की लेवल निफ्टी पे आ चुकी है। तो एक वैल्यू बाइज एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो कॉन्ट्रेरियन बेट आपको थोड़ा ज्यादा सुरक्षित रखता है अगर मार्केट रिटेस करती है फॉर वॉट एवर रीजन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो इसीलिए कॉन्ट्रा फंड। बट जैसे आपने सही फरमाया कविता जी, ये पहला स्कीम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता एक निवेशक का। चलिए, इस पूरी कड़ी में 10 का दम में जो आखिरी हमारा 10वां फंड है जो हम रेकमेंड कर रहे हैं वो है फ्रैंकलिन इंडिया का ब्लू चिप फंड। और आनंद राधाकृष्णन जो है इसके फंड मैनेजर हैं। और ब्लू चिप है तो क्या इनके लिए रणनीति बनाना आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे केवल ये लार्ज कैप के साथ ही डील कर रहे होते हैं। बेंचमार्क से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देने में किस तरह की चुनौतियों का सामना आनंद राधाकृष्णन ने किया है इस फंड के चलते, और कंसिस्टेंट परफॉर्मर इस कैटेगरी में क्या ये फंड रहा है? कविता जी, ये हम लास्ट 1.25 साल से फ्रैंकलिन ब्लू चिप रेकमेंड कर रहे हैं। लास्ट ईयर की रिकमेंडेशन में भी आपने देखा होगा कि है ये स्कीम, और इसने बहुत बेहतरीन अल्फा दिया है लार्ज कैप के मुकाबले। इट इज वन ऑफ द बेस्ट अल्फा क्रिएटर आउट ऑफ द 14 फंड्स। और इसकी जो परफॉर्मेंस है हमने तब भी आइडेंटिफाई की थी, आज भी हमें ये यकीन है कि इनकी अल्फा जनरेशन कैपेबिलिटी खत्म नहीं हुई है। ये इकोनॉमिक साइकिल रिकवरी के जो स्टॉक्स हैं वो जल्दी से समझने की और परखने की क्षमता रखते हैं। एंड आनंद राधाकृष्णन काफी एक्सपीरियंस्ड और तजुर्बेकार फंड मैनेजर हैं। तो मेरा ये मानना है ब्लू चिप मैंडेट या लार्ज कैप मैंडेट इनको जरूर देना चाहिए। और इनकी जो अल्फा स्टुपेंडस इन्होंने लास्ट ईयर भी दी, और काफी सारे निवेशकों ने इस रिकमेंडेशन का फायदा लिया है और आगे भी लेंगे। चलिए, तो ये हमने आपको बताए हैं 10 का दम, यानी वो 10 फंड जो 2022 में आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। हमने न सिर्फ आपको ये बताया कि ये फंड्स कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, बल्कि इनको चुनने के पीछे क्या तर्क है विस्तार से आपको फिरोज ने समझाया है। फंड मैनेजर किस तरह से इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करते हैं, मौजूदा हालात को देखते हुए किस तरह से उन्होंने अपनी फंड की फिलॉसफी में या उसकी थीम में या उसकी स्टॉक पिकिंग में बदलाव किए हैं। तो ये फंड्स के नाम आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जाके देख सकते हैं। लेकिन एक और मुद्दा जो बहुत चर्चा में है फिरोज, साल 2022 क्या पैसिव फंड्स का होने वाला है। धड़ाधड़ एएमसीज पैसिव फंड्स को लॉन्च कर रही हैं। एक्टिव फंड्स में हम देख रहे हैं कि बेंचमार्क को बीट करके मुनाफा कमाकर दिखाया है उन्होंने, अल्फा ज्यादा जनरेट किया है। लेकिन फिर भी पैसिव फंड्स की ओर जो रुझान बढ़ रहा है फिरोज, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या समय आ गया है कि हम एक्टिव फंड्स में से थोड़ा सा मोह अब कम करना शुरू कर दे और पैसिव में अपना निवेश बढ़ाना शुरू कर दे? या आज की तारीख में भारत की अगर हम बात करें कम से कम, तो एक्टिव फंड्स में ही आपके पास मुनाफा कमाने का जरिया है, क्योंकि आपके पास फंड मैनेजर की काबिलियत है। कविता जी, देखिए, ये जो काफी बड़ा डिबेट रहा है लास्ट 1-2 सालों में, स्पेशली हर 5-6 साल में ऐसा एक दौर आता है जब पैसिव की डिबेट बढ़ जाती है। बट इस बार क्या हुआ है कि पैसिव में पैसे भी काफी निवेश हुए हैं। मेरे हिसाब से पैसिव की जो चॉइस है उसमें एक ही फायदा है जिसमें कॉस्ट सेविंग है, और उसको मैं एक आलसी एडवाइस कहूंगा। बिकॉज अगर हमने देखा 317 फंड को एनालाइज किया 2021 के लिए, और उसमें से 181 फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया 5% से, और 250 फंडों ने 251 फंडों ने निफ्टी को बीट किया 12% से। जो आप कॉस्ट 12 साल में बचा सकते थे वो 1 साल में वापस मिल गई आपको। बट अगर ये उम्मीद करेंगे कि हर साल ये आएगा, नहीं आएगा। बट अगर आप 5 साल के लिए एक्टिव मैनेजमेंट इन्वेस्ट करें और ईटीएफ करें, मेरे हिसाब से एक्टिव मैनेजमेंट अगर आपको चुनाव करने की, मेहनत करने की चाह हो और अच्छे फंड्स चुनने की चाह हो, तो डेफिनेटली एक्टिव मैनेजमेंट इज अ बेटर चॉइस। अब आनंद राठी में हम एक्टिव को ही कर रहे हैं परसू लार्जली। तो 3 से 4% का अल्फा लास्ट 7-8 सालों में साल दर साल क्लाइंटों को एडवाइस पे आया है एज एन एग्रीगेट।
यहाँ पर मुझे आपसे ये समझना है कि भले ही आनंद राठी की तरफ से आप एक्टिव फंड्स को रेकमेंड कर रहे हैं, लेकिन देखिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया है। अगर हमें इंटरनेशनली इन्वेस्ट करना हो तो क्या पैसिव फंड के जरिए जाने में समझदारी होगी? कविता जी, आपने बहुत बेहतरीन मुद्दा उठाया है, क्योंकि जो मैं कह रहा था वो सिर्फ इंडियन इन्वेस्टमेंट के लिए ही सीमित था और मैंने मेंशन नहीं किया था। अगर आपको ग्लोबल इन्वेस्ट करना है, स्पेशली डेवलप्ड मार्केट्स में, लाइक एचडीएफसी ने एक डेवलप्ड मार्केट इंडेक्स फंड को लॉन्च किया जिसमें 1,500 स्टॉक्स हैं, कई सारी करेंसीज हैं, तो उसमें पैसिव ही जाना चाहिए। स्पेशली जब फीडर फंड्स होते हैं तो काफी बार ऐसा होता है कि 2 फंडों की चार्ज आपको लग सकती है। उस पे ऑफ कोर्स सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए एक सीमा लगा रखी है, बट 2 चार्ज लग सकते हैं अगर एक फीडर फंड हो, जो एक फंड इंडिया वाला कलेक्ट करके अगर फॉरेन फंड में पैसे डाले तो दोनों फंड का अलग कॉस्ट हो सकता है, विच हैज अ लिमिट। बट ग्लोबल इन्वेस्टिंग मेरे हिसाब से इंडेक्स में ही करनी चाहिए, क्योंकि एक इंडियन इन्वेस्टर को उधर के फंड मैनेजर और उसके निर्णय को एनालाइज करने के लिए इतना डेटा क्रंचिंग हो नहीं पाता। ऑलराइट, चलिए, तो 2 अहम मुद्दे जिन पर आज हमने मनी मंत्रा पर बात की है, लेकिन क्योंकि फिरोज हमारे साथ है और फिरोज का फैन बेस इतना बड़ा है कि हमें स्पेसिफिकली सवाल आते हैं और ये दर्शक आपसे ही जवाब चाहते हैं। फिरोज, इस कड़ी में कल्पना का सवाल मैं लूंगी सबसे पहले, और इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो हमको भेजा है, कह रही है कि इनकी उम्र 42 साल की है, 2018 से निवेश कर रही हैं और 6 लाख इनके जमा है म्यूचुअल फंड्स में। फिरोज, हर महीने 25,000 रुपए का निवेश करती हैं, 6 साल बाद इन्हें चाहिए 30 लाख रुपए। फंड्स के नाम आपके पास भी होंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ फिरोज, यूटीआई फ्लेक्सी कैप है, टाटा का लार्ज एंड मिड कैप है, कोटक का स्मॉल कैप है, एसबीआई मैग्नम मिड कैप है, कोटक पाइनियर फंड है और एसबीआई स्मॉल कैप है, एक्सिस फोकस्ड है, एसबीआई फ्लेक्सी कैप है और एसबीआई का ब्लू चिप ही है। 9 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, बहुत ओवर डिवर्सिफिकेशन है, लेकिन मेरे ख्याल से जो निवेश राशि अभी तक इकट्ठा कर चुकी हैं वो है केवल 6 लाख रुपए। अगले 6 साल में इनको चाहिए 30 लाख रुपए। फंड्स को कम करें और निवेश बढ़ाएं, क्या ये आपकी सलाह होगी? यस कविता जी, कल्पना जी ने अगर इतनी सारी एसआईपी करके 6 लाख रुपए इकट्ठा किया है तो मुबारक है उनको, दैट्स वेरी वेरी गुड। बट इनकी जो फंड्स की जो लिस्ट है हमारे सामने कविता जी, उसमें ऑलमोस्ट 4 स्कीम्स हैं एसबीआई की, तो वो आपको नहीं करनी चाहिए। यूटीआई की एक स्कीम है, टाटा की एक स्कीम है, तो एसबीआई की 4 स्कीम स्टैंड आउट एंड कोटक की 2 स्कीम्स आर नॉट नीडेड। हमने जो 10 स्कीम्स की चर्चा की उसमें से 4 स्कीम्स ये चुन सकती हैं। उनके लिए स्पेसिफिक मैं बता देता हूं, कैनरा रेबेको ब्लू चिप, एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग एक्विटीज और एसबीआई फोकस्ड इक्विटी। 2 एसआईपी की एसबीआई की स्कीम्स इसीलिए रेकमेंड की क्योंकि करंट एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में कल्पना जी 4 स्कीम्स हैं, तो ज्यादातर उनको झुकाव है एसबीआई की तरफ, तो दैट्स व्हाई 2 स्कीम्स ऑफ एसबीआई रेकमेंडेड। एंड लास्टली, कल्पना जी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और 25,000 की जो एसआईपी कर रही है उससे 37.74 लाख पे पहुंच सकती हैं अगर इनकी जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है 12% से पर एनम भी ग्रो हो सके। So very good, large investment, Kalpana ji. All the best, and I really hope you meet your goals. चलिए, अगला सवाल अरुमोय का आया है और ये कह रहे हैं कि ये एक एनआरआई है और 2 साल में रिटायर भी हो जाएंगे। इन्होंने समझना है कि एक एनआरआई होने के नाते ये भारतीय म्यूचुअल फंड्स में कैसे निवेश कर सकते हैं। भारतीय म्यूचुअल फंड में एनआरआई जरूर निवेश कर सकते हैं। अपने एनआरई अकाउंट या एनआरओ अकाउंट के द्वारा वो अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनआरई अकाउंट, जिसका फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, उसमें पूरी डॉलर कन्वर्टेबिलिटी या कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी होती है। आप पैसा लेके जा सकते हैं, लेके आ सकते हैं मोर फ्रीली। और एनआरओ में नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट जिसको कहते हैं फुल फॉर्म, उसमें आप अपने पैसे रुपीज में भी डिपॉजिट कर सकते हैं। एनआरई में सिर्फ डॉलर डिपॉजिट्स या फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स ही कर सकते हैं। तो इस दोनों अकाउंट के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, पॉइंट 1। और पॉइंट 2, एनआरई को यह ध्यान रखना होता है कि म्यूचुअल फंड की जब रिडेम्पशन करते हैं तो एनआरईज को
टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करना पड़ता है, टीडीएस होता है। 2-3 कंट्रीज हैं जहां पे आप टीडीएस से एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। अगर आप दुबई बेस्ड एनआरआई है तो आप अपने आप को एक सर्टिफिकेट दे के म्यूचुअल फंड से आप अपने टीडीएस से बच सकते हैं। तो बट एनआरआईज, इट्स अ वेरी फ्रेंडली प्लेटफॉर्म फॉर एनआरआईज टू इन्वेस्ट। चलिए फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, दर्शकों को गाइड किया उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, और 2022 में कौन कौन से फंड हैं जिनमें मुनाफा मिल सकता है, इसकी रिकमेंडेशंस भी बताई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के शो में शामिल होने के लिए। मनी मंत्रा में हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पर आपको बता दें कि सिलसिला चर्चा का रहेगा जारी। लेकिन आप अगर अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें 9619873567 पर। आप चाहें तो अपने सवाल को वीडियो में शूट करके सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी वीडियो को चैनल पर दिखाएंगे और आपका सवाल जो है वो शो पर लाइव लिया जाएगा। फिलहाल